चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस का मतलब कि ऑब्जेक्टिव्स का मतलब समझो पहले कि किस पर्पस के लिए हम कोई काम करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स हमारे एंड रिजल्ट होते हैं जो हम रीच करना चाहते हैं। हमारे लाइफ का ऑब्जेक्टिव होता है, आपकी पढ़ाई का ऑब्जेक्टिव है, जो आप कॉमर्स लेके कुछ करना चाह रहे होंगे वो ऑब्जेक्टिव। तो हर बिजनेस का देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव तो यही है एक कि भाई प्रॉफिट अर्न करना है। नॉर्मली देखा जाए तो objective can be defined as the ends which is a business units want to accomplish through his operations। जो एक्टिविटीज़ करके हम अचीव करना चाहते हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगर ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो बिजनेस के दो तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव। तो पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स जिसका फ़र्क हम पर इकोनॉमिकली पड़े, ऐसे ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। इकोनॉमिक का मतलब आप इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ चुके हो जिससे हमें जिसके पैसा कमाने को मिले। तो ये कौन कौन से होते हैं? पहला होता है सर्वाइवल। हर बिजनेस के लिए ज़रूरी है कि वो सर्वाइव करे इस कॉम्पिटिटिव बिजनेस में। सबसे पहले फर्म प्रॉफिट अर्न करने की नहीं सोचती है, उसका टारगेट होता है कम से कम उतना पैसा आ जाए जितना मैंने खर्च किया है। शुरुआत जब बिजनेस करता है कोई तो ये नहीं कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, पहले वो सर्वाइव करने की कोशिश करता है। उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव जो होता है वो सर्वाइवल होता है। जब आप शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले बिजनेस में आप यही कोशिश करते हैं कि जितना पैसा आप बिजनेस में लगा रहे हैं, जितना खर्चा आप कर रहे हैं, रॉ मटेरियल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितना भी खर्चा हो रहा है एटलीस्ट वो तो आ जाए। जैसे ही कोई स्कूल ओपन करता है तो वो कम से कम ये चाहेंगे कि इतनी फीस हमें बच्चों से मिल जाए जितना हम सैलरी पे कर रहे हैं, तभी वो सरवाइव कर पाएंगे। अगर उनको उतना भी फीस नहीं मिल पा रही है जितनी वो सैलरी पे कर रहे हैं तो कहाँ से पैसा लाएंगे, कब तक लाएंगे? कुछ कुछ धीरे धीरे अपने घर से लाते रहेंगे, एक टाइम बाद वो भी ख़त्म हो जाएगा और बिजनेस बंद करना पड़ेगा। तो बिजनेस का सबसे पहला मोटिव, बेसिक मोटिव होता है सर्वाइवल। जब बिजनेस सर्वाइव करना शुरू कर देता है, जैसे मैंने आपको स्कूल का एग्जांपल दिया कि कुछ टाइम हो गया स्कूल नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलने लग गया, तो उसके बाद सेकंड चीज़ हम चाहते हैं कि हमें प्रॉफिट होना शुरू हो जाए। जैसा कि पहले भी मैंने बताया है कि प्रॉफिट हमारे लिए बिजनेस में ब्लड की तरह काम करता है। अगर प्रॉफिट नहीं होगा बिजनेस में तो बिजनेस बढ़ नहीं पाएगा, और लॉस में तो बिल्कुल नहीं बढ़ पाएगा। नो प्रॉफिट नो लॉस तक आप एक टाइम तक ही सरवाइव कर सकते हो, और जितना ज़्यादा आप प्रॉफिट कमाओगे आपको उतना ज़्यादा सक्सेसफुल बिजनेसमैन माना जाएगा और काम करने के लिए मोटिवेशन भी मिलता है। उसके बाद जब आप प्रॉफिट कमाने लग जाते हो तो नेक्स्ट आपका टारगेट होता है ग्रोथ, बिजनेस को एक्सपेंड करना, एक्सपेंशन भी कह सकते हो। आपको पता होगा हल्द्वानी में ब्राउनीज़ की 2 ब्रांच हैं, क्या शुरू से हैं? ऐसे बहुत सारे आप देखेंगे पूरन एंड सन्स की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, क्या शुरू से हैं? नहीं, पहले एक होगी, फिर धीरे धीरे बिजनेस बढ़ा। वो और बात है कि कईयों में तो पार्टीशन भी हो गया भाई भाई में, वो अलग चीज़ है। लेकिन जैसे ब्राउनीज़ में ऐसा नहीं है, उनका बिजनेस बढ़ा तो उन्होंने देखा कि यहाँ कुसुमखेड़ा में भी लोग जो है वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, तो उन्होंने एक ब्रांच यहाँ सेटअप कर ली। ऐसे ही जो गुलाटी वाले हैं, गुलाटी चिकन वाले हैं, उन्होंने भी दो दो खोल रखी हैं अपनी ब्रांचेस। तो उसके बाद बिजनेस को एक्सपेंड करने की बात आ जाती है। नेक्स्ट है मार्केट स्टैंडिंग। जब आप बिजनेस को बड़ा करने लग जाते हैं उसके बाद आपको अपनी रेपुटेशन की चिंता शुरू हो जाती है कि हमारा मार्केट में नाम हो। आप इसमें रिलायंस का एग्जांपल ले सकते हैं, जियो का एग्जांपल ले सकते हैं। क्या कमी है उनके पास? इतना कस्टमर बेस है उनके पास, सबसे बड़ा कस्टमर बेस उन्होंने बना लिया है शुरू में फ्री देकर, अब तो पूरे चार्ज वसूल रहे हैं। और उनके पास क्या कमी है, लेकिन फिर भी उनको कुछ ना कुछ वो नया करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया लाते रहते हैं ताकि कस्टमर उनके बढ़ें। वो ये नहीं कहते कि कस्टमर हमारे ना बढ़े, उनका टारगेट है कि सब हमारे ही सिम को यूज़ करें। और वो कोई नई नई चीज़ ला रहे हैं, जियो फाइबर, जियो ग्लास, जियो टीवी प्लस, नई नई चीज़ें ला रहे हैं वो, ताकि वो मार्केट में नंबर 1 हो जाएं। और लास्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है इनोवेशन।
इनोवेशन का मतलब होता है न्यू आइडियाज़। इनोवेशन वर्ड इन्वेंशन जैसा है, इन्वेंशन का मतलब कोई नई डिस्कवरी होती है, नई चीज़ ढूंढना बनाना होता है, और इनोवेशन का मतलब होता है न्यू आइडियाज़। न्यू आइडियाज़ दो तरीके से किया जा सकता है, या तो आप प्रोडक्ट और सर्विसेज में कुछ नया लेकर आएँ, या फिर आप एक्टिविटीज़ जो कर रहे हैं, जो स्किल्स कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को बेचने में, उसे कुछ नए तरीके से करें। जैसे ये जो आजकल तो ये कॉमन हो गया है कि भाई सेल आती है, जैसे अभी फ्रीडम सेल चल रही है अमेज़न पर, फ्लिपकार्ट में। जब ये नई नई शुरू हुई थी तो वो लोग बहुत अट्रैक्ट होते थे, अभी भी होते हैं, लेकिन पहले ज़्यादा था, लोग एकदम अट्रैक्ट होते थे और चीज़ें खरीदते थे। एंड ऑफ सीज़न सेल आती है कपड़ों में, तो ये नए नए आइडियाज़ हैं, इनोवेशंस हैं, जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं। और प्रोडक्ट में आप देखिए, मोबाइल था पहले, सिंपल मोबाइल था, फिर इंटरनेट आया, इस पर कोई वीडियो कॉल की बातें नहीं करता था, सिर्फ बैक कैमरा होता था। अब सेल्फी कैमरा आ गया, उसके बाद बैक कैमरा में क्या नया, बैक कैमरे में भी 3 कैमरे, 4 कैमरे, 5 कैमराज। फ्रंट कैमरे में क्या नया, फ्रंट कैमरे में 2 कैमराज आ गए। तो हर बार प्रोडक्ट में कुछ नया नया ऐड किया जा रहा है। सैमसंग ने अभी कुछ टाइम पहले फोल्ड होने वाला कैमरा निकाला, मोबाइल निकाला था। तो वो मोबाइल में कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं, नहीं तो लोग क्यों बदलेंगे अपना मोबाइल। इनोवेशन ज़रूरी है प्रोडक्ट में, ताकि प्रोडक्ट की सेल बढ़े। टेलीविज़न का आप एग्जांपल ले सकते हैं। टेलीविज़न में बहुत चेंज आ गए हैं। जब कभी पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी होते थे, फिर कलर टीवी आए। कलर टीवी भी अब बहुत रूप बदल चुके हैं। आप देख सकते हैं स्मार्ट टीवी आ गए हैं, जिसमें आप मोबाइल के थ्रू, अपना वाईफाई के थ्रू पूरा टीवी ऑपरेट कर सकते हैं। तो इनोवेशन ज़रूरी है प्रोडक्ट में, तभी लोग प्रोडक्ट को चेंज करेंगे। नहीं तो अब अब आप कई लोगों को लगता होगा कि भाई घर पे एलसीडी भी होगा, उनके यहाँ एलईडी भी होगा, अरे स्मार्ट टीवी होता तो कितना अच्छा था, ये मूवी हम सीधा टीवी मोबाइल में ना देखकर टीवी में देख लेते। तो ऐसे नई नई चीज़ें जो हैं आती जा रही हैं मार्केट में, और लोग जो हैं उसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। दूसरी तरह का ऑब्जेक्टिव होते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब, जिस हम सोसाइटी के लिए अगर कुछ कर रहे हैं तो वो हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव हुए। अगर आप ये सोचो कि बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के लिए सोचेगा और कुछ नहीं सोचेगा, तो वो गलत है। अगर ऐसा होगा तो बिजनेस फिर गलत तरीके भी अपनाएगा प्रॉफिट अर्न करने के, और फिर उसे सही ठहराएगा क्योंकि मेरा तो ऑब्जेक्टिव यही है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर बिजनेस का सोसाइटी की तरफ भी कुछ रोल होता है। अब सोसाइटी की तरफ वो अपने रोल कैसे पूरा करता है, उसके सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। पहला है, दे शुड सप्लाई गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट फेयर प्राइसेस, एट रीजनेबल प्राइसेस। कई बच्चे ये कह देते हैं कि दे शुड सप्लाई गुड्स एट लो प्राइसेस। बिल्कुल गलत। ये किसी ने नहीं कहा है कि सामान सस्ता दो। आप आईफोन वालों से ये नहीं कह सकते सामान सस्ता दो। आप फेयर प्राइस रखो, जो उसके लिए रीज़नेबल होनी चाहिए। जो आपका खर्चा आया है उसमें कुछ प्रॉफिट जोड़कर। आप अननेसेसरी बहुत हाई प्राइसेस चार्ज ना करो। जैसे अभी कुछ टाइम पहले कोरोना की वजह से मार्केट काफ़ी बंद था, सिर्फ कुछ ही दुकानें खुलती थीं। तो वो अगर उस टाइम का मिसयूज़ करें, आपको कहीं कि अगर दूध चाहिए तो हम डबल रेट पे देंगे, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप रीज़नेबल रेट्स पर, जो फेयर रेट्स हैं, उस रेट्स पर गुड क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई करो। प्रोडक्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर क्वांटिटी में और रेगुलर बेसिस पर। कस्टमर को कभी भी सामान की कमी ना पड़े। अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। कोई ऐसा गलत सेल करने के तरीके ना अपनाएं, अनफेयर तरीका ना अपनाएं, जैसे ब्लैक मार्केटिंग या आर्टिफिशियल शॉर्टेज कह दी कि ये तो चीज़ है ही नहीं मार्केट में, या ओवर चार्जिंग फ्रॉम कस्टमर, या जो एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं तो वो मिसलीडिंग है, गलत है, उसमें सही बातें नहीं बताई जा रही हैं। या प्रोडक्ट जो ज़्यादातर फूड प्रोडक्ट को में कुछ ना कुछ मिक्स कर दिया जाता है, जैसे ईट का पाउडर मिक्स कर दिया जाता है मिर्ची में, तो उसे फूड एडल्ट्रेशन कहते हैं। तो ये सब करना जो है गलत है, कई जगह पर इलीगल भी है और उसकी पनिशमेंट भी होती है, और आपकी फर्म को बैड नेम यानी आपकी रेपुटेशन भी जाती है। तो ये हमेशा फेयर प्रैक्टिसेस यूज़ करनी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, दूध नापते वक्त जो है वो दूध का डब्बा जो है उस कम वेट का कम नाप का यूज़ कर लेते हैं। वो सब बहुत सारे गलत तरीके हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का काम भी बिजनेस का होता है। बहुत सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बिजनेस ही प्रोवाइड करता है।
एग्रीकल्चर भी एक तरह का बिजनेस है जैसा, और बहुत सारे बिजनेस है। मैक्सिमम जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड ही बिजनेस करता है, और कौन करेगा। ये बिजनेस ही है जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, जिससे लोग अर्न कर पाते हैं, पब्लिक की इनकम बढ़ती है, लोगों की इनकम बढ़ती है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है। और ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो होना चाहिए विदाउट डिस्क्रिमिनेटिंग देम ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, रिलीजन, कास्ट, एनीथिंग होना चाहिए। वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज़, आपको अपने एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के बारे में भी सोचना है। वो सबसे ज़्यादा, आप जो प्रॉफिट कमा रहे हो उनकी वजह से कमा रहे हो, उनको हमेशा गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करो। जो भी वो मशीन यूज़ करें वो हम टाइमली उनकी रिपेयर होती रहे, और अगर वो रिपेयरेबल नहीं है तो उनको रिप्लेस कर दिया जाए। उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ दी जाएँ, ड्रिंकिंग वाटर, कैंटीन वगैरह की, मेडिकल वगैरह की, हाउसिंग की, अगर पॉसिबल हो उनको प्रॉपर सैलरी दी जाए, फेयर रिम्यूनरेशन, हाई सैलरी नहीं, फेयर सैलरी उनको मिलनी चाहिए। ये नहीं कि आप इतनी ज़्यादा सैलरी दो कि आपका बिजनेस ही नुकसान में चला जाए। सैलरी जो होनी चाहिए वो रीज़नेबल होनी चाहिए। और लास्ट है कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट। हर एक बिजनेस का ये काम है कि वो सोसाइटी पर खर्च करे, उन सोसाइटी के डिफरेंट प्रोग्राम्स में हेल्प करे, कम्युनिटी सर्विस करें, स्कूल्स बनवाए, लाइब्रेरीज़ पे खर्च करे, हॉस्पिटल्स पे खर्च करे। आपने देखा होगा कि जब ये प्रोग्राम आता है कौन बनेगा करोड़पति, तो वहाँ पर कई एक्टर्स और कई सेलिब्रिटीज़ अपनी मूवीज़ प्रमोट करने आते हैं, और वो गेम भी खेलते हैं, लेकिन उससे जो पैसा कमाते हैं वो खुद नहीं रखते हैं, वो किसी ना किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को देते हैं। वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को क्यों देते हैं, ये उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं। आप टीवी में देखेंगे कि जो रिलायंस का ओनर हैं उनकी वाइफ नीता अंबानी आती हैं, वो भी एक किसी एनजीओ से जुड़ी हुई हैं जो गरीबों की हेल्प कर रहे हैं। ऐसे ही आप कभी क्लासमेट की बुक कॉपीज़ लेंगे तो उसके पीछे लिखा होता है कि अगर आप क्लासमेट का कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसमें से 1 रुपया जो है पुअर गर्ल एजुकेशन पर खर्च किया जाएगा। तो इस तरह से जो भी सामान खरीदने के बाद जो उनके सेल से पैसा आता है, पर प्रोडक्ट 1 रुपया वो पुअर एजुकेशन के लिए स्पेंड करते हैं। तो ये जो है, ऐसे ही आपने अभी कोरोना के टाइम में अगर सुना हो तो बहुत से लोगों ने बहुत दान दिया पीएम केयर्स फंड में। इवन केंद्रीय विद्यालय टीचर्स ने भी अपने 1-1 दिन की सैलरी, किसी ने 2 दिन की, किसी ने 3 दिन की, जिसकी हिम्मत हुई उसने उसमें दान दी कोरोना के लिए पीएम केयर्स फंड में। तो ये भी इसका एक एग्जांपल है कि हम सोसाइटी से कमा रहे हैं तो सोसाइटी को कुछ ना कुछ वापस देना है। और इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड पूरा एक चैप्टर हमारे सिलेबस में है।